प्यारे बच्चों, आदाब। आज मैं डॉक्टर असरार उल हक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फिर से। और मुझे उम्मीद है कि कल आपने मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो समझा होगा, उनकी मुख्तसर सवाने हयात थी वो, यानी मुख्तसर यानी शॉर्ट में उनकी जो लाइफ हिस्ट्री थी वो आपने पढ़ी थी। और उनका अफसाना है आपके निसाब में यानी सिलेबस में, वो है इबरत। इबरत की मैं सिर्फ रीडिंग नहीं लगाऊंगा, इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ियात आई हैं वो भी बताता चलूँगा। आप जो है वो हाइलाइटर निकाल लीजिए अपना, और जिस लफ्ज़ के माने हम बताएं उसको हाईलाइट कर दीजिए कि ये लफ्ज़ है, इसके माने ये होते हैं। ठीक है ना? तो चलते हैं ज़रा तेज़ी से और पढ़ना शुरू करते हैं। इबरत अफसाना है। इबरत में अफसाना यूँ शुरू होता है कि पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी मदरसे की मुदर्रिसी कर तुली थी। अब आप पहले समझिए कि मदरसा जानते कैसे कहते हैं? दर्स के माने सबक के होते हैं। ठीक है ना? मदरसा जहाँ पर दर्स दिया जाए तो मदरसा उसे कहते हैं। मदरसे की मुदर्रिसी, मुदर्रिसी के मतलब हैं टीचिंग के होते हैं, यानी पढ़ाना। मुदर्रिसी कर तुली थी मगर हमेशा पछताया करते थे कि नाहक इस जंजाल में आ फंसे। नाहक के माने बिला वजह, इस जंजाल में यानी इस मुसीबत में आ फंसे। ठीक है ना? अगर किसी और शोबे में होते, शोबे का मतलब होता है डिपार्टमेंट, विभाग, अगर किसी और जगह होते मतलब, तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से ज़िंदगी बसर होती। यहाँ तो महीने भर के इंतज़ार के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं, वो भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख न पहनने का आराम। उनके पड़ोस में 2 आदमी और भी रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह हेड कांस्टेबल, दूसरे मुंशी बैजनाथ सियाह नवीस। सियाह नवीस जो है वो जो दफ्तर में जो वो लिखते हैं, खाते लिखते हैं सियाह नवीस से। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह का मतलब सैलरी, तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा न थी। तब भी उनकी ज़िंदगी आराम से कटती थी। शाम को कचहरी से आते तो बच्चों के लिए मिठाई लाते। दोनों साहिबों के पास खिदमतगार थे। खिदमतगार का मतलब होता है सेवक, सेवा करने वाले हैं। घर में कुर्सियाँ, मेज़, फर्श, सभी सामान मौजूद था। सारे महल्ले में उनका रोब गालिब था। रोब के माने होते हैं दरअसल एक दबदबा है, गालिब था मतलब हावी था, तो उनका जो दबदबा था वो बना हुआ था। और आगे है कि उन्हें जाते देखकर बनिए सलाम करते। बनिए जो राशन बेचते हैं, सामान वगैरह, बनिए सलाम करते। उनके बाज़ार में ख़ास कीमत थी, उनके लिए बाज़ार में ख़ास कीमत थी, यानी हमारे लिए सौदा जो है के जो रेट होंगे वो अलग है, उनके लिए ख़ास कीमत थी। है? आने शेर की चीज़ टके शेर में लाते। देखिए पुराने ज़माने में जो है वो 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, है ना, ये सब चलते थे। 5 पैसे, 10 पैसे, है ना, अठन्नी, चवन्नी, ये सब पुराने सिक्के हैं, ये उन्हीं का जिक्र है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद अपने ज़माने में लिख रहे हैं तो वही चीज़ लेंगे जो उस ज़माने में चलती होगी। कह रहे हैं कि आने शेर की चीज़ टके शेर में लाते, और लकड़ी ईंधन मुफ्त। शाम शाम सवेरे उनके यहाँ आदमियों का मजमा रहता था। मजमा के मैंने भीड़ के होते हैं, उनके यहाँ हर वक्त आदमी लगे रहते थे। पंडित जी उनके ये ठाठ देखकर कुढ़ते और अपनी तकदीर को कोसते, यानी वो सब चीज़ें देखते तो अपनी तकदीर को कोसते कि यार हमारी किस्मत कैसी, तकदीर में किस्मत, हमारी किस्मत कैसी है। और इस बात को सोच के वो अंदर ही अंदर कुढ़ते थे, परेशान होते थे। इल्म और लियाकत में वो लोग उनके पासंग भी न थे। पासंग समझिए, एक तराजू होता है, तराजू में आपने देखा होगा नीचे जो है वो एक छोटा सा बाँट लगा देता है ना, तौलने वाला, तो उसको बराबर करने के लिए। तो ये हैसियत होती है उस बाट की। यानी पासंग का मतलब होता है तराजू के ज़रा से भी जो टुकड़ा जो हिस्सा जो लगता है उसको वेट को बराबर करने के लिए, उसके बराबर भी न थे वो इल्म और लियाकत में। यानी जो जिस तरह से वो काबिल थे अपने बारे में कह रहे, उन्हें इतना इल्म भी न था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, गिर्द वाले चारों तरफ सूरज के गिर्द घूमती है, या आफताब ज़मीन के गिर्द, आफताब में भी सूरज होता है, आफताब जो ज़मीन के गिर्द घूमता है, उनको ही नहीं पता था। और ताहम, ताहम माने फिर भी, ताहम वो चैन करते थे, यानी ताहम वो फिर भी वो आराम से रहते थे। वो लोग कभी अजराह तरहुम, पंडित जी के साथ मेहरबानी हमसायगी के हक अदा करते थे। अजराह तरहुम मतलब रहम करके, अजराह मने राह से, तरहुम मने रहम करना। तो रहम की राह से मतलब देते कि रहम करना। अजराह तरहुम पंडित जी के साथ मेहरबानी हमसायगी,
हमसाया कहते हैं पड़ोसी को, तो हम पड़ोसी की जो मेहरबानी होती है, मेहरबानी हमसायगी की हक अदा किया करते, वो लोग हक अदा किया करते थे। कभी शेर आध शेर दूध भिजवा देते थे और कभी तरकारियाँ, मगर उसके एवज, एवज मैंने बदले में, इसके एवज पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती थी। निगरानी मैंने देखभाल है, इस तरह से वो लड़कों की निगरानी करते थे। ठाकुर साहब फरमाते थे, पंडित जी ये लड़के हरदम खेला करते हैं, ज़रा इनको तंबीह करते रहिए। तंबीह का मतलब टोकते रहिए हैं और समझाते रहिए। मुंशी जी कहते हैं ये लौंडे आवारा हो जाते हैं, ज़रा इनको की निगरानी किया कीजिए। ये फरमाइशें ऐसे मुरब्बियाना लहजे में की जाती थी। मुरब्बियाना का मतलब बड़े जो है मतलब आजीजी के साथ में है लहजे में की जाती थी कि गोया पंडित जी उनके ज़र खरीद ग़ुलाम हैं। ज़र माने दौलत, ज़र खरीद, ग़ुलाम का मतलब दौलत देकर जैसे खरीद गया ऐसा ग़ुलाम हो, पैसे देके खरीदे हुए ग़ुलाम बना रखा है, ज़र खरीद ग़ुलाम है। पंडित जी दिल को महसूस कर रह जाते थे और मगर उन्हें नाराज़ न कर सकते थे। उनकी बदौलत कभी कभी दूध के दर्शन हो जाते थे। यहाँ हिंदी का लफ्ज़ आ गया, दर्शन मैंने दीदार, यानी दूध देखने को मिल जाता था। महज इतना ही नहीं, उनकी बदौलत वो बाज़ार से ख़ास नर्ख पर जिन्स लाते थे। नर्ख मैंने कीमत, जिन्स मैंने चीज़, यानी है ना, ख़ास उनकी वजह से ख़ास रेट में उनको चीज़ें मिल जाती थी। और इसलिए बेचारे इस तहक्कुम को जहर के घूंट की तरह पीते थे। तहक्कुम को मैंने हुक्म करना है, वो जो हुक्म करते थे, इस तहक्कुम को जहर के घूंट की तरह पी लेते थे। जो कहते थे इनको पढ़ा दीजिएगा, ज़रा ध्यान रखिएगा, तंबीह करिए, ये सब बातें। और फिर कह रहे हैं कि उन्होंने इस सीगे से निकलने के लिए कोई बात उठा न रखी। सीगा मैंने डिपार्टमेंट है ना, इस मैदान से, इस डिपार्टमेंट से निकलने के लिए कोई बात उठा न रखी। बात उठा न रखी मतलब कोई कोशिश, कोई कसर बाकी न रखी कि इस सीगे से निकल जाए, इस डिपार्टमेंट से निकल जाए। दरख्वास्तें दी, अफसरों की खुशामदी की। दरख्वास्त मैंने एप्लीकेशन, दरख्वास्तें दी, अफसरों की खुशामदी की। खुशामद मतलब फ्लैटरी, चापलूसी की, मगर मुराद पूरी ना हुई। मुराद की मैंने जो आरज़ू थी वो पूरी ना हुई, बरना आई। हाँ, इतना था कि इस बददिली का असर अपने मनसबी कामों पर ना होने देते थे। यानी उनका दिल चूँकि बददिल रहता था ना, बहुत ख़राब रहता था। जो उनके मनसबी काम थे, मनसब के मैंने ओहदा, जो टीचर थे वो, तो उस पर ये सब, इन सब चीज़ों का असर नहीं आने देते थे। यानी वो एक अच्छे टीचर थे वो। ये सब बातें अपनी जगह पे, टीचिंग में कोई नाइंसाफ़ी नहीं करते थे वो। और तालीम में गफलत ना करते थे, यानी गफलत के माने लापरवाही। तालीम जो जिस तरह से पढ़ाते थे उसमें कोई भी किस्म की गफलत नहीं करते थे, यानी लापरवाही नहीं करते थे, दिल लगा कर पढ़ाते थे, है ना। देखिए लफ्ज़ के माने बातें वादे होते जा रहे हैं। इससे उनके अफसर खुश होते, साल में कुछ इनाम देते थे और तरक्की का जब कभी मौका मिलता उनका ख़ास ख्याल रखते थे। लेकिन इस सीगे की तरक्की ऊसर की खेती थी। ऊसर की खेती में बहुत मुश्किल से फसल आती है, उसी को कहते हैं। यानी जिस टीचिंग डिपार्टमेंट में थे, जो शोबे तालीम में थे, वहाँ पर तरक्की ज़रा देर से होती है, बहुत मुश्किल से होती है, उसी को ऊसर की खेती कह रहे हैं। और बड़े भाग से हाथ लगती है। वहाँ कस्बे के लोग उनसे खुश थे और मदरसे के लड़के तो उन पर जान देते थे। कोई आकर उनका पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियाँ तोड़ लाता। पंडित जी इसी को गनीमत समझते थे। गनीमत का मतलब काफ़ी समझते थे, हैं कि भाई जो मेरा काम ये हो जाता है यही काफ़ी है। एक बार सावन के महीने में मुंशी जी और ठाकुर साहब ने अयोध्या की यात्रा की इस्लाह की। सावन के महीने में क्या किया इन लोगों ने, दोनों ने, मुंशी जी ने और ठाकुर साहब ने, कि चलते हैं अयोध्या की यात्रा पर चलते हैं। इस्लाह का मतलब मशवरा किया। दूर का सफ़र था। मैं अहलो अयाल, यानी विद फैमिली, अहलो अयाल कहते हैं विद फैमिली को, है ना, सब परिवार। मैं अहलो अयाल के जाना चाहते थे। दोनों असहाब ने एक हफ्ते की रुख्सत ली, यानी एक रुख्सत को ने छुट्टी, इजाज़त ले ली और पंडित जी को साथ चलने पर मजबूर किया। पंडित जी से भी कहेंगे आप भी चलिए हमारे साथ में। ये कुछ दुविधा में थे, हैं, कितना गाढ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दुविधा का मतलब होता है तजब्जुब। तजब्जुब का मतलब कि मैं जाऊँ उनके साथ या ना जाऊँ, ये दुविधा में थे। लेकिन जब उन लोगों ने सफ़र खर्च का जिम्मा लिया, सफ़र खर्च ये जो ट्रैवल का जो एक्सपेंस होता है ना, जिम्मा लिया, तब इनकारी की गुंजाइश न रही। इनकारी का मतलब इनकार करने की गुंजाइश न रही, कोई गुंजाइश न रही। अयोध्या की यात्रा का ऐसा अच्छा मौका पाकर क्यों कर रुकते हैं। बेल्लौर से 1 बजे रात को गाड़ी छूटती थी, इसीलिए
सरे शाम ही स्टेशन पर आ गए, यानी शाम से ही, सरे शाम मतलब शाम से ही वो स्टेशन पर आ गए। और यहाँ आज मेले के सबब से बड़ी भीड़ थी, वहाँ मेला लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी। जब गाड़ी आई तो धक्कम धक्का शुरू हुई, कोई आगे गया कोई पीछे। पंडित जी और ठाकुर साहब आगे निकल गए, मुंशी जी पीछे रह गए। इस आफत में कौन किसका रास्ता देखता, अलग अलग हो गए, अलग अलग डिब्बों में जा बैठे, है ना। ये लोग सब जो है बिखर गए इस तरह से। और जिस कमरे में ठाकुर और पंडित जी घुसे उसमें सिर्फ 4 आदमी थे। उनमें 2 बैठे थे, 2 लेटे हुए थे। ठाकुर साहब ने एक आदमी से करख्त लहजे में कहा, करख्त मतलब तीखे लहजे में कहा है कि उठ बैठो जी, देखते नहीं हो हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठ बैठे जी, कुछ तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है? हैं ठाकुर साहब, क्या हमने किराया नहीं दिया है? मुसाफिर, जैसे किराया दिया हो, जिसे किराया दिया हो उसे जाकर मांगो, और उससे जाकर मांगो। ठाकुर, जरा होश से बातें करो, इस डिब्बे में 10 आदमियों के बैठने का हुक्म है, हुक्म मतलब इजाज़त है। मुसाफिर, ये थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर गौर से देखकर ठाकुर ने गौर से देखकर पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर, हम ही हैं जिस पर आपने खुफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके दरवाजे से आप 25 रुपये लेकर टले थे। खुफिया फरोशी का मतलब होता है कि गुप्त चीज़ों को बेचना, यानी वो चीज़ें जो मना है उनको उनकी जो है वो बिक्री करना, है ना। जो चीज़ें ममनू है उसको फरोखना, उसी को खुफिया मैंने गुप्त पोशीदा, और फरोशी का मतलब बेचना। तो ऐसी चीज़ें जो ममनू है, जो मना है, उनकी जो है वो स्मगलिंग करना या उसको बेचना, उसको कहते हैं खुफिया फरोशी का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके दरवाजे से आप 25 रुपये लेकर टले थे। यहाँ से यह अफसाना अपनी ओर बढ़ता है। मैं यहीं से आपसे रुखसत चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से आप हमसे इस अफसाने में बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया।